हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको कोई प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बल्कि आज का जो पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल है। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर ये एक्टिव पैसिव है या नरेशन है, इसका कोई ट्रिकी अप्रोच है क्या? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो वॉइस है एक्टिव और पैसिव का, इसका ट्रिकी अप्रोच क्या है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और हम लोग ये देखते हैं कि क्या है इसका ट्रिकी अप्रोच। इस अप्रोच को जानने के बाद मैं कहता हूं कि आपको किसी भी पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में महज 10 सेकेंड्स लगेंगे। 10 सेकेंड्स तब लगेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नहीं तो आप क्या करते हैं, आप ट्रेडिशनल पैटर्न पे काम करते हैं, और ट्रेडिशनल पैटर्न का एक खामियाजा ये होता है कि ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम ले लेता है। और आपके कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम फैक्टर। इसमें आपको चीज़ें एक्यूरेट आनी चाहिए और एक निश्चित समय के अंदर आपको परफॉर्म करना रहता है। बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया तो आप कंपटीशन से बाहर। तो देखते हैं कि आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में देखेंगे कि क्या इसका एक ट्रिकी अप्रोच है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले तो आप ये जानिए कि अगर हम लोग एक्टिव पैसिव, जिसे मैं दोनों को साथ में वॉइस बोल देता हूं, तो कब सेंटेंस एक्टिव होता है, कब सेंटेंस पैसिव होता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपसे कह दिया कि देखिए, अगर आपसे कह दिया जाता है कि ये पैसिव वॉइस है, आप इसका क्या ढूंढेंगे, एक्टिव वॉइस। आपसे कह दिया कि पैसिव वॉइस बताओ, तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जब आपसे कह दिया जाता है कि सेंटेंस या एक्टिव पैसिव में हो सकता है, तो कौन सा आप इसका बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। यानी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई कि अब आपको समझना है और ये बताना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेंटेंस एक्टिव कब होता है। वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 3 चीजों के बारे में जान लें, 3 एलिमेंट। वो कौन है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस में कितनी चीजें लिखी गई हैं इनको आप छोड़ दीजिए, वो पड़े रहने दीजिए। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये वर्ब ही होता है, ये वर्ब ही एक्टिव होने की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव कहलाता है, और ये वर्ब पैसिव में होने की वजह से पूरा सेंटेंस पैसिव कहलाता है या पैसिव वॉइस कहलाता है। तो वर्ब के एक्टिव होने से पूरा सेंटेंस एक्टिव हो गया, वर्ब के पैसिव होने पे पूरा सेंटेंस पैसिव हो गया। वर्ब एक्टिव कब होता है? जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की मदद से एक्शन करता है किसी और पे। सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्शन कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट है तो वो एक्शन करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक्शन करे ही। लेकिन पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस केस में सब्जेक्ट को एक्शन करना पड़ता है। जिस वर्ब की मदद से, ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ब की मदद से सब्जेक्ट एक्शन करता है किसी के लिए, वो वर्ब एक्टिव वर्ब या एक्टिव वॉइस कहलाता है। वो वर्ब एक्टिव वर्ब या सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे हमने लिखा, रोहन हेल्प्ड अस। अगर मैं पूछूं हेल्प करने का काम कौन किया, आप कहेंगे सर रोहन। रोहन सब्जेक्ट है, वो इस वर्ब से हेल्प कर रहा है, किसी की कर रहा है। तो ये वर्ब क्या है? एक्टिव वर्ब है। जहां पे सेंटेंस खुद सेंटेंस में सब्जेक्ट आए और यही सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन ये सब्जेक्ट कर रहा है, यहां से एक्शन जा रहा है किसी के लिए, वो वर्ब एक्टिव वर्ब है। जिस वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट अपने कार्य को परफॉर्म करता है, वो एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब पैसिव सेंटेंस क्या हो गया? अब जरा देखते रहिए, सेम एग्जांपल में यहां पे रोहन एक्शन कर रहा है, ये सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव, क्योंकि यहां पे अब ये वर्ब की मदद से रोहन हेल्प कर रहा है, तो रोहन, ये वर्ब क्या हो गई? एक्टिव हो गई। अब मैंने क्या किया, जरा गौर करना है आपको,
यहां पे रोहन वॉज हेल्प्ड। अब देखिए जरा सा स्ट्रक्चर देखिए, रोहन वॉज हेल्प्ड, अभी क्या लिखा था, रोहन हेल्प्ड। यहां हेल्प कौन कर रहा है, सीधा सा मैं बोलूं कि रोहन कर रहा है, आपका आंसर होगा रोहन। सब्जेक्ट एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड में मतलब एक्शन ये कर रहा है, किस वर्ब के हेल्प से कर रहा है, इस वर्ब की हेल्प से कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक्टिव वर्ब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। अगर मैं कहूं रोहन वॉज हेल्प्ड, अब मैं पूछूं कि रोहन मदद कौन कर रहा है, अब आप बता सकते हैं नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मदद किसकी हो रही है, तो आप कहेंगे सर रोहन की हो रही है, यानी यहां पे मदद करने वाला सेंटेंस में हाईलाइटेड नहीं है। यानी जहां पे एक्शन कोई और करता है और सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करना शुरू कर देता है, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, बल्कि कोई और काम करता है सब्जेक्ट के लिए। ये आपको एक बेसिक डिफरेंस याद रखना होगा। यहां पे रोहन ने हेल्प किया तो रोहन एक्टिव है, यानी यहां पे ये जो हेल्प नाम की वर्ब है वो एक्टिव वर्ब है। और यहां पे रोहन वॉज हेल्प्ड, रोहन की मदद की गई, कौन है जो मदद किया, यहां पे उस बंदे को हाईलाइट नहीं किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस में जो वर्ब आई है, अब यहां पे वॉज हेल्प दोनों मिला के हमारा वर्ब का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, पैसिव वर्ब है। तो पैसिव वर्ब और एक्टिव वर्ब में अंतर करना है तो बस इतना पकड़िए कि सब्जेक्ट अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी के लिए, तो जिस वर्ब की मदद से वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो वर्ब है एक्टिव वर्ब। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि कोई और सब्जेक्ट के लिए कर रहा है, तो वहां पे वो वर्ब पैसिव वर्ब हो जाती है। सब्जेक्ट वहां पे सुस्त हो जाता है, वो खुद एक्शन नहीं करेगा, कोई और करेगा। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वर्ब क्या होती है और पैसिव सेंटेंस या पैसिव वर्ब क्या होता है। तो चलिए मैं एक सेंटेंस और लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप ये वर्ब पहचान पाए कि नहीं, ये एक्टिव वर्ब है या नहीं। सपोज मैंने लिखा, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन है। आपने कहा सर टीच, क्योंकि एक्शन कर रहा है, एक्शन इसी शब्द से पता चल रहा है। कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। यहां पे मैं एक्शन कर रहा हूं पढ़ाने का, आई टीच इंग्लिश। अब यहां पे अगर आपसे पूछूं कि ये वर्ब क्या है, एक्टिव वर्ब है या पैसिव, बेसिक आप तुरंत आप कहेंगे कि सर ये एक्टिव वर्ब है। हमने कहा कैसे एक्टिव वर्ब है, आप कहेंगे सर इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसके पहले सब्जेक्ट बैठा है और यहां से एक्शन ट्रांसफर हो रहा है कहीं और के लिए, किसी और के लिए। तो यहां पे जो वर्ब है वो एक्टिव वर्ब है। अब देखिए सब कुछ ऐसा ही है। अगर मैं लिख दूं इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट हियर। अब यहां देखिए अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ा रहा है, इस सेंटेंस में है नहीं, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है ये दिख रहा है। अब यहां इंग्लिश कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंग्लिश के बारे में बात हो रही कि इसे पढ़ाया जाता है, तो कौन पढ़ा रहा है ये नहीं है सेंटेंस में। यानी यहां पे ये जो वर्ब है वो पैसिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि कोई भी सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो एक्टिव में होने की वजह से पूरा सेंटेंस एक्टिव होता है, वो पैसिव में होने की वजह से पूरा सेंटेंस पैसिव होता है। अब आपको इसी वर्ब को पहचान लेना है कि ये वर्ब कौन से। देखिए एक बात तो है, आपको अगर एक्टिव पैसिव में बहुत अच्छा करना है तो आपको टेंस के स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। टेंस के स्ट्रक्चर की समझ का मतलब क्या है कि वर्ब, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब किसी न किसी टेंस से ताल्लुक रखता है।
अगर सेंटेंस में वर्ब आया तो उसका कोई ना कोई टेंस होगा, और अगर वो उसका टेंस है तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस भी उसी टेंस में होगा। तो तीन चीज होना चाहिए पैसिव वॉइस समझने के लिए। पहली चीज तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए और वर्ब पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब को जानना, क्योंकि ये जान गए तो आप तुरंत सेंटेंस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक्टिव है या पैसिव है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये कर देता हूं कि टेंस में कौन से टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो उस टेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, ना ही उसका टेंस बदलता है, ना ही उसकी मीनिंग बदलती है, ना ही उसका नेचर बदलता है। आई मीन टू से, अगर सेंटेंस पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है, मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस आप बना रहे हैं और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही बनेगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, इंटेरोगेटिव वर्ड आया है, तो पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव वर्ड ही आएगा। यही कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस जिस नेचर में रहता है उसका पैसिव या एक्टिव बनने के बाद वो उसी स्ट्रक्चर में रह जाता है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप, पहली चीज तो स्ट्रक्चर में आपको मैंने कहा कि टेंस पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है, तो आप जान गए बहुत अच्छी तरह से कि भाई ये, जैसे मैंने लिखा था अभी एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा रोहन हेल्प्ड, ठीक, आगे लिख दिया मैंने अस, रोहन हेल्प्ड अस। तो रोहन ने हेल्प किया, आपसे मैंने कहा कि कौन से एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है, तो आपने कहा कि सर ये एक्टिव वर्ब है। हमने कहा कारण बताओ, आपने कहा सर यहाँ पे रोहन एक्शन कर रहा है और ये वर्ब, ये जो वर्ब है उस वर्ब की मदद से रोहन एक्शन कर रहा है, यानी एक्टिव वर्ब है। हमने कहा यस ऑफ कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इस वर्ब का टेंस कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टेंस पता करने के लिए आपको टेंस का यूज नहीं, टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर कुछ और होता है और पैसिव स्ट्रक्चर कुछ और होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, तो उसी का पैसिव स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर में वॉज और वर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इतना याद रखना है। और बहुत अच्छी बात है कि आप जान लीजिए कि अगर वो पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं किसी भी टेंस के वाक्य का, तो आपको ये पता होना चाहिए, आज मैं केवल कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ इस पे, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। चलिए मैं टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर में बताते हुए और उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताते हुए मैं चलता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा अब बेसिक स्ट्रक्चर बताने के बाद ही, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने के बाद ही मैं आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में तो 4 टेंस होते हैं। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है,
ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं याद रखिएगा। जितने टेंस हैं सबका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 3 हो गए। और फ्यूचर का एक और, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इन चारों टेंस का पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट अराइज होने लगती है उसमें। तो बाकी 12 में से 4 निकाले, 8 टेंस बचे, 8 का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मैं आपको प्रेजेंट के जितने भी हैं मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे नोट कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ये एक्टिव वॉइस है और अब यहाँ पे हम पैसिव वॉइस, ये सब प्रेजेंट का ही चल रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ऊपर में, ये एक्टिव सेशन है और ये है प्रेजेंट का मामला। अब प्रेजेंट में आपके सामने 3 टेंस में दिखाई दे रहा है, चौथा टेंस आपको यूज़ नहीं करना है। अब ये यहाँ इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में मान लीजिए आपने वर्ब का जो कौन सा फॉर्म यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, समझना है। V1 या V5 यूज़ किया, या तो आपने यूज किया है V1 या V5, या तो आपने यूज किया है डू या डज। समझना है बात को। V1 का मतलब होता है प्लूरल वर्ब और V5 का मतलब होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी ऐसी वर्ब जो सिंगुलर नेचर की होती है और उसमें एस या यस जुड़ा होता है, जैसे प्लेज, गोज, रीड्स, राइट्स, हेल्प्स, टीचर्स एक्सेट्रा। तो ये वर्ब हो गए। और डू डज हेल्पिंग वर्ब है। अब चाहे डू डज आया हो चाहे V1 V5 आया हो, उसको आप मानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, भले यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। एक बात हमेशा याद रखना है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यही तो चीज़ आपको समझना है। यहाँ देखिए, हम एक्टिव वॉइस के लिए या तो V1 V5 यानी प्ले या प्लेज, या तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आई। अब हम अगर इसी का पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हो, हम यहाँ पे लेंगे क्या, इज, एम, आर। देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और उसके साथ हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी भी आप ये मत सोचा करिए कि इज, एम, आर आ गया मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। मैं देखता हूँ स्टूडेंट से बहुत गलती, पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता है कि केवल इज, एम, आर देखते भर से वो डिसाइड कर देते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, जबकि एकदम गलत है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस अगर वो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसमें इज, एम, आर के साथ कौन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक, अब आईएनजी हम पैसिव वॉइस में तो लगा नहीं सकते हैं, तो उस कमी को पूरा करते हैं हम किससे, बीइंग लगा के। और जो मेन वर्ब है उसको हम बना देते हैं थर्ड फॉर्म में। अब जरा देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम है, इज, एम और आर। तो क्या जरूरत है आपको पूरे वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने का। आप केवल मान लीजिए हमने बोला प्ले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। आपने कहा सर इज, एम, आर, प्लेड। अब तीनों इसलिए बुलवा रहा हूं क्योंकि अभी आपको तो पता है नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल। सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, आई आएगा तो एम आएगा। तो टेंस वर्ब का होता है और एक्टिव पैसिव ही वर्ब डिसाइड करता है। मैंने बोल दिया हेल्प्स, पैसिव वॉइस बनाइए, इज, एम, आर हेल्प्ड।
मैंने कहा डू नॉट गो, तो आपने कह दिया इज एम आर नॉट गॉन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आइए, इज प्लेइंग, इज एम आर बीइंग प्लेड। देखिए कैसे बन रहा है। अगर मैं बोल दिया आर बीइंग हेल्प्ड, तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है। आपको क्या बनाना है, आर हेल्पिंग, इज हेल्पिंग, एम हेल्पिंग। उधर बोला तो ये बोला तो वो। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाइए। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि भाई हैज़ यूज करिए या हैव यूज करिए और दोनों के साथ लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही चीज हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब कुछ रखेंगे, हैज़ भी रखेंगे, हैव भी रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रखेंगे, बस इसके पहले लगाएंगे क्या, बीन। अब आप जरा देखिए ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। चलिए पैसिव वॉइस बना लिया जाए। मैंने कहा हैव प्लेड, इसका पैसिव वॉइस बनाइए हैव बीन प्लेड। मैंने कहा हैज टॉट, पैसिव वॉइस बनाइए हैज बीन टॉट। मैंने कहा कि हैव बीन चीटेड, अब आपके दिमाग में तुरंत बात गई कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। हैव बीन चीटेड, हैव चीटेड। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाना है, प्लूरल होगा तो हैव लगाना है, ठीक है ना। हैव बीन इन्फॉर्म्ड पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस क्या होगा, बीन हटा दो, हैव इन्फॉर्म्ड। हैज ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन, इजंट इट। ओके, ये रहा आपका प्रेजेंट का पूरा एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर। अब मैं इसी तरीके से आपको बता दे रहा हूं पास्ट टेंस का, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको सही समझ में आए। अब मैं आपको पास्ट का दिखा रहा हूं, इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा। और जब आपके पास स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा तब मुझे समझाने में इसका जो ट्रिक है, जो 10 सेकेंड्स वाला ट्रिक है, उसको बताने में बहुत आसानी होगी और आप समझ भी पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, पास्ट टेंस की। हमारे पास पास्ट में इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, इसलिए उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस और ये रहा हमारा पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। हेल्प्ड, प्लेड, रोड, रोट, ब्रोक, चीटेड, ये सब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। या तो जरूरत पड़ी तो हम उसमें क्या लगाते हैं, डिड, डिड आया तो भी पास्ट है ये। तो ये डिड आए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, डिड आता है सेंटेंस, देखिए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नॉर्मल केस में आता है या तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए या तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। ये एक जनरल यूज है और सबसे बड़ा यूज है हेल्पिंग वर्ब का। या तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा, अगर मैं कहूँ कि उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो ही डिड नॉट इन्फॉर्म, अब नॉट आने से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने, तो ये रूल है। क्या उसने इन्फॉर्म किया, डिड ही इन्फॉर्म यू, ये देखिए डिड पहले आ रहा है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए या डिड आए तो वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अब यही वर्ब की सेकेंड फॉर्म पैसिव वॉइस में आते आते क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, कहीं का भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए। अब यहां पे कुछ भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वॉज एंड वर। ये रहा हमारा पैसिव स्ट्रक्चर, यानी वॉज वर के साथ अगर हमने V3 लगा दिया तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन एक बात और कहूंगा, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अकेले वॉज वर देख के आप ये डिसाइड मत कर लिया करिए कि ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखिए यहाँ वॉज वर आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस है। चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैंने दिया हेल्प्ड,
आपने कह दिया सर वॉज वर हेल्प्ड, पैसिव वॉइस बन गया बेटा। मैंने कहा चीटेड, आपने कहा वॉज वर चीटेड। मैंने कहा रोट, आपने कहा वॉज वर रिटन। देखिए आप बना रहे हो पैसिव वॉइस। मैंने कहा डिड नॉट राइट, आपने कहा वॉज वर नॉट रिटन। डिड नॉट प्ले, आपने कह दिया वॉज वर नॉट प्लेड। मैंने लिख दिया वॉज इन्फॉर्म्ड, आपने कह दिया इन्फॉर्म्ड। मैंने इन्फॉर्म्ड बोला, आपने कह दिया वॉज वर इन्फॉर्म्ड। एक्टिव बोलो तो पैसिव वर्ब, पैसिव बोलो तो एक्टिव वर्ब। दैट्स वेरी सिंपल। फिर आ गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस तब बनता है जब आप वॉज और वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करें। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी वाली वर्ब होती है। V4 मतलब V1 प्लस ING, ये रहा। ठीक, तो ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस में ऐसे दिखेगा, वॉज प्लेइंग, वर डांसिंग, वॉज सिंगिंग, वॉज चीटिंग, वॉज सिंग, कुछ भी इस तरह से। अब वर्ब के आईएनजी फॉर्म में हम आईएनजी तो लगा नहीं सकते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या लेंगे, बीइंग लेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बीइंग प्लस V3 ये बन गया आपका कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है। अगर वॉज और वर लगा दिए तो पता चल जाएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, और इज एम बीइंग लगा दिए तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वर्ब प्लस आईएनजी का पैसिव वर्ब क्या होता है, जिससे मैं कहूँ हेल्पिंग, तो हेल्पिंग का पैसिव वर्ब क्या है, बीइंग हेल्प्ड, डांसिंग बीइंग डांस्ड, ब्रेकिंग बीइंग ब्रोकन, चीटिंग बीइंग चीटेड। अब ये किस टेंस में है, अब मैंने यहां पे जैसे लिखा वॉज चीटिंग तो वॉज बीइंग चीटेड। अगर मैंने कहा वर बीइंग पनिश्ड, आपको सीधा बोलना है वर पनिशिंग, बस। मैंने लिख दिया वॉज बीइंग रेड, आपको लिख देना है वॉज रीडिंग। देखिए कैसे आप पकड़ रहे हो, एक्टिव वर्ब है तो पैसिव, सीधा इसको देख के, वर्ब को देख के डिसाइड कर लो कि ये कौन सा है, ये पैसिव है, कौन से टेंस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, पास्ट परफेक्ट में आपके पास हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ जाएगी तो आपको पास्ट परफेक्ट बोलना है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अकेले हैड को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। अकेला हैड अगर सेंटेंस में आता है तो वो मेन वर्ब की तरह एक्शन करने लगता है और वो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बना लेता है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई लंच, अकेले हैड आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तब तक आप सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उसके साथ पेयर वर्ब के थर्ड फॉर्म का नहीं बनेगा। अब ये एक्टिव में है, पैसिव में क्या होगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लेते हैं। ये ले लिया, हैड है, हैड ले लिया, बस इसके बीच में लगा दिया क्या, बीन। और जैसे ही आपने बीन बजाया, आई मीन लगाया, आप कहाँ पहुंच गए, पैसिव वॉइस में। कौन से टेंस के पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। तो चलिए जल्दी से पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैं एक्टिव वर्ब बोलूंगा तो आपको पैसिव बना लेना है उसका, अगर मैं पैसिव बोलूंगा तो आपको एक्टिव बना लेना है। स्टार्ट, हैड पनिश्ड, एक्टिव वॉइस। पैसिव बनेगा क्या, हैड बीन पनिश्ड। मैंने लिखा हैड चीटेड, आपने कहा सर एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैड बीन चीटेड। मैंने लिखा हैड बीन संग, पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या बनेगा, बीन हटाना है, हैड संग। हैड बीन इनवाइटेड, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बोल दो जल्दी से,
हैड इनवाइटेड, वेरी गुड। ये रहा आपका पास्ट का पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव का। अब आते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर में हमको ना ही कॉन्टिन्यूस का जानना है और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जानना है, इसलिए इसमें केवल दो टेंस होंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट होगा और एक फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेट्स सी। इसकी आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप पैसिव वॉइस में बहुत शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे और तभी हम अपना वो टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। ओके, अब ये फ्यूचर के बारे में है। फ्यूचर में ये एक्टिव वॉइस है और ये है हमारा पैसिव वॉइस। ये है फ्यूचर का इंडेफिनिट जिसे आप सिंपल फ्यूचर भी बोलते हो, और ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस हमें नहीं बनाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कहता है कि ये शल और मॉडल वर्ब विल दोनों मॉडल वर्ब है और इनके साथ हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसे ही आपने शल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लिया, आप तुरंत डिक्लेयर कर दीजिए कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल गो, शल गो, विल प्ले, शल पे, विल रीड, शल रीड, विल डांस, शल डांस, विल कम, शल कम। शब्द क्या है? बस इतना याद रखिएगा कि शल फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा, यानी आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है जनरल कंडीशन में, और विल जो होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है सिंपल कंडीशन में, नॉट इन स्पेशल केस। लेकिन जब केस स्पेशल होता है तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शल का यूज होने लगता है और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज होने लगता है। आप आई विल यूज करते हो। अगर ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात ना की जाती, केवल कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात की जाती, हाउ टू स्पीक इंग्लिश में सिखा रहा होता, तो मैं आपको बताने के बाद पूछता कि कंफर्टेबल आप किसके साथ हैं, शल या विल के साथ? कौन सी चीज़ आपके यूं ही आपके मुंह से निकलती है? तो आप कहते सर सबसे आसान तो विल है, अचानक ही मुंह से निकल आता है। तो मैं कहता चलो भाई विल बोलो, हर जगह विल बोलो। लेकिन यहाँ पे बात बोलचाल कॉन्वर्सेशन की नहीं है, यहाँ पे बात है ग्रामेटिकल इंग्लिश जानने की। तो इंग्लिश की फॉर्मेलिटीज़ को जानना तो जरूरी है ही। ओके, तो शल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लेके चले आइए आप। शल भी ले लिया और विल भी ले लिया। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमने यहाँ पे ले लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दोनों के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब और इस्तेमाल किया जिसका नाम है बी। यानी अगर शल विल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए जल्दी से हम लोग पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है। अगर मैं बोलूं तो आप जहां भी आप वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने मुंह से थोड़ा सा लाउडली तेज आवाज में आप बोलेंगे, कहीं भी हैं, मैं सुनूं न सुनूं, आप अपने आप को सुनिए। मैंने कहा विल रीड, अब आप बताइए, आप तुरंत बोलिए कि क्या है? एक्टिव वर्ब है। पैसिव वॉइस बनाइए इसका, विल बी रेड, एग्जैक्टली। विल टीच, विल बी टॉट। शल हेल्प, शल बी हेल्प्ड। शल बी चीटेड। कम ऑन, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। एक्टिव, shall cheat, shall be invited, active या passive? Passive. Come on, active. Shall invite, will invite, will be rejected, active या passive? Passive.
एक्टिव विल रिजेक्ट। आइडिया लग रहा है ना? तो इस तरीके से आपने क्या जाना आज के लेक्चर में? ये जाना कि टेंस के अकॉर्डिंग टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, तो अब उसमें थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन कल जब मैं सिखाने बैठूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या है और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या है। इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस वीडियो का अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए, तो क्योंकि इसी के बेस पर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे 10 सेकंड्स में हम पैसिव वॉइस सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।